हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, जिसको भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। उसी में हम लोग, जो मेरा लास्ट वीडियो था या क्लास था, वो निम्न जाति आंदोलन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। निम्न जाति आंदोलन में जो सबसे पहले कुछ चर्चा मैंने किया था और कुछ लास्ट आज भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं साउथ इंडिया में जाति आंदोलन को लेकर, निम्न जाति आंदोलन को लेकर, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी, ये जस्टिस पार्टी जो है स्थापना हुआ था 1915 और 16 में मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी में ये जो है स्थापना हुआ था 1915-16 के आसपास में। जस्टिस पार्टी में 3 व्यक्ति जुड़े हुए थे। कौन कौन जुड़े हुए थे? सीएन मुदलियार, त्यागराज चेट्टी और टीएन नायर। सीएन मुदलियार, त्यागराज चेट्टी और टीएन नायर ने जस्टिस पार्टी का स्थापना मद्रास प्रेसिडेंसी में 1915 और 16 में किया था। ये देखिए, इस पार्टी की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य था कि वर्ष 1914 में मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल 3.2% ब्राह्मण थे, लेकिन डिप्टी कलेक्टर 55%, जुडिशरी सर्विस में 76% पद पर ब्राह्मण थे। तो जस्टिस पार्टी के जो नेता थे, सीएन मुदलियार, त्यागराज चेट्टी, टीएन नायर, इन लोगों का कहना था कि हमारी जातियों को भी जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण दे, ताकि हम जो है इन ब्राह्मणों का मुकाबला कर सके, जो आबादी में मात्र 3.2% है, लेकिन सरकारी पदों में जो है आधे से ज्यादा है और कहीं कहीं तो 2/3 से भी ज्यादा है। तो यही था जस्टिस पार्टी का गठन, कुछ इसी चीज पर हुआ था। यही आपका जस्टिस पार्टी के बारे में जानकारी। इसके बाद जो है नायर आंदोलन शुरू हुआ। नायर जो था वह केरल की जाति है। नायर आंदोलन केरल की एक सैनिक जाति है, लेकिन समय के साथ जो है वह जाति अपना गौरव खो चुका है। इसी में एक थे सीवी रमन पिल्लई। क्या नाम था उनका? सीवी रमन पिल्लई। सीवी रमन पिल्लई ने एक उपन्यास लिखा मार्तंड वर्मा, और उसमें जो है नायर सैनिकों के गुणगान का वर्णन किया। सीवी रमन पिल्लई ने एक उपन्यास लिखा मार्तंड वर्मा, उसमें जो है नायर सैनिकों के गुणगान किया। एक थे रामकृष्ण पिल्लई, और इन्होंने स्वदेश अभिमानी नामक एक पत्रिका लिखा। और इस पत्रिका के द्वारा जो है नायर जातियों का प्राचीन जो सैनिक गौरव गाथा था उसको फिर से जागृत करने का प्रयास किया। 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी का स्थापना किया गया। 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी का स्थापना किया गया और संस्थापक थे पद्मनाभ पिल्लई। तो यही आपका नायर आंदोलन मूलतः केरल की एक सैनिक जाति थी नायर, और उसी के प्राचीन जो सैनिक गौरव गाथा था उसी को फिर से पुनर्जागृत करने का प्रयास सीवी रमन पिल्लई ने अपने उपन्यास मार्तंड वर्मा से किया। रामकृष्ण पिल्लई ने स्वदेश अभिमानी लिखकर नायर सैनिकों के अभिमान को जगाया, और पद्मनाभ पिल्लई ने 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी का स्थापना किया। यह आपका नायर आंदोलन। उसके बाद है केरल में ही है एक वैकोम सत्याग्रह। देखिए, वैकोम जो है केरल में त्रावणकोर जिला है, उसी में वैकोम एक गांव है।
केरल कांग्रेस कमेटी ने वैकोम गांव में एक जो है मंदिर, निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कमोबेश ऐसा नहीं था टाइट, लेकिन साउथ इंडिया में पूर्णतः प्रतिबंध था। तो केरल कांग्रेस कमेटी ने वैकोम गांव में, जो केरल के त्रावणकोर जिला में है, वहीं उस गांव में जो है केरल कांग्रेस कमेटी ने निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश कराया। यह घटना है 1924 का। लेकिन यह घटना के बाद जो है केरल के निम्न जातियों में यह आया भावना कि हम लोग भी मंदिर में प्रवेश करें। वैकोम में तो हो ही चुका था। तो 1924 के बाद यह आंदोलन काफी तेजी से फैला और केरल कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे के केलप्पन ने इस आंदोलन को काफी तेजी से फैलाया और उन्होंने गुरुवायूर सत्याग्रह शुरू किया। और अंतिम में इन्होंने केलप्पन ने आमरण अनशन भी किया, सत्याग्रह भी काफी किया। इस सबसे जो है त्रावणकोर महाराज जो है 1936 में दबाव में आ गया और उन्होंने यह कहा, अधिनियम पारित किया कि जो भी मंदिर सरकार के नियंत्रण में या प्रबंधन में है, उस मंदिर में निम्न जातियों को भी प्रवेश का अधिकार दे दिया गया। तो यही है मंदिर प्रवेश आंदोलन। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो गांधी जी भी जो है निम्न जाति के आंदोलन से काफी जुड़े हुए व्यक्ति थे और 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना किया था। हरिजन नामक पत्रिका भी निकाला था और काफी पैदल यात्रा किए थे छुआछूत को हटाने के लिए, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए इन्होंने काफी, गांधी जी ने प्रयत्न किया था। तो यह हो गया आपको निम्न जाति आंदोलन के जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे उनके बारे में चर्चा। लेकिन अंबेडकर के बिना इसका जो है निम्न जाति आंदोलन का मतलब कहानी पूरा नहीं हो पाता है। अब हम लोग आते हैं भीमराव अंबेडकर पर। देखिए, महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला, महार आंदोलन। महाराष्ट्र में कौन सा आंदोलन चला? महार आंदोलन। महार आंदोलन को गोपाल बाबा मावलंकर ने शुरू किया था। और ये सब जो थे महार का अर्थ हुआ कि जो मैला ढोता है उसी जाति को महार कहा जाता था महाराष्ट्र में। तो गोपाल बाबा मावलंकर जो है महार जातियों को सबसे पहले जो है इस आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने सरकार से यह कहा कि आप हम लोगों को क्षत्रिय का दर्जा दीजिए। फिर इस महार आंदोलन को सबसे आप कह सकते हैं कि उग्र रूप देने का या व्यवस्थित रूप देने का श्रेय भीमराव अंबेडकर को जाता है। अंबेडकर इसलिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला में ये अंबेडकर गांव के थे, इसलिए इनको भीम अंबेडकर कहा जाता है। साउथ में एक प्रचलन है कि जो व्यक्ति जिस गांव का होता है तो नाम के लास्ट में उस गांव का नाम लिखा रहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो ये महाराष्ट्र में नाम के पीछे, तो भीमराव अंबेडकर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आजकल भीम पार्टी काफी जो है भीमराव अंबेडकर को प्रसारित करती है, लेकिन भीमराव अंबेडकर को, भीम पार्टी को समझना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ भीम पार्टी के ही नहीं है, वो पूरे भारत के एक विरासत है और विरासत की रक्षा किसी पार्टी का काम नहीं है, वो भारत के जन जन का काम है। और ये भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य में जो है इसलिए शामिल किया गया है इन लोगों को कि भारतीय विरासत को आप अक्षुण्ण रखें, मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है। भीम पार्टी को भी इस बात को समझना चाहिए कि वह अपना जो राजनीतिक विरासत के रूप में अपने आप को ठोकता है तो यह गलत चीज है ना। राजनीति होना चाहिए, लेकिन राजनीति का अर्थ यह नहीं है कि हम वैसे पर्सनालिटीज को जो है खींचे जो इन सब चीजों से बहुत ऊपर था। उनका सोच एक राष्ट्रीय सोच था। और खैर मेरा मंच जो राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा ज्यादा। मेरा मंच एकेडमिक है, जहां मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से ही तैयारी करवाता हूं। खैर, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल
भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में। कहाँ जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश के मऊ में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। भीमराव अम्बेडकर का 2 शादी हुआ था। एक पत्नी का नाम था रमाबाई और दूसरी पत्नी का नाम था डॉक्टर शारदा कबीर। डॉक्टर शारदा कबीर जो थी वो सारस्वत ब्राह्मण थी। सारस्वत ब्राह्मण थी। इसके बाद ये पढ़ने के लिए चले जाते हैं, बीए करते हैं बंबई के एल्फिंस्टन महाविद्यालय से। बीए कहां से करते हैं? एल्फिंस्टन महाविद्यालय से करते हैं। और एमए करते हैं, अमेरिका चले जाते हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय से। कोलंबिया विश्वविद्यालय एमए अमेरिका चले जाते हैं, वहीं से करते हैं। पीएचडी भी वहीं से करते हैं। फिर ये चले जाते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले जाते हैं पढ़ने के लिए। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के बाद ये बैरिस्ट्री पढ़ते हैं। कुल मिला के ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1916 में गए थे और 1923 में ये भारत आते हैं। लगभग 7 साल 8 साल ये बाहर रह के पढ़े। मैं भीम पार्टी को इसलिए भी कहता हूं कि अगर आप किसी का राजनीतिक विरासत संभालने जा रहे हैं तो उतना पढ़ लिख के योग्य भी हो जाइए, क्योंकि आप योग्य नहीं है और योग्य व्यक्ति को आप खड़ा कीजिए तो गलत चीज है। उतना योग्य बनिए तभी योग्य का ढोइए, है ना। उसके बाद जो है 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। इन्होंने समाज समता संघ का स्थापना किया। इन्होंने जनता नामक पत्रिका का संपादन किया। बहिष्कृत भारत पत्रिका निकाला जो मराठी भाषा में था। इन्होंने भारतीय मजदूर संघ का गठन किया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया। समाज समता संघ का स्थापना किया। जनता नामक पत्रिका का संपादन किया। बहिष्कृत भारत मराठी में पत्रिका निकाला। भारतीय मजदूर संघ का स्थापना किया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना किया। अनुसूचित जाति महासंघ का स्थापना किया। अनुसूचित जाति महासंघ का स्थापना किया। ये सब इन्होंने काम किया। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में जो है गांधी जी के साथ किया गया था और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि पूना पैक्ट में ये गांधी जी के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया। पूना पैक्ट पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ये एकमात्र व्यक्ति है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो है 1942 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारिणी में लेबर पार्टी की ओर से विधि मंत्री चुने गए थे। बात को समझिएगा। 1942 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर जो है वायसराय की कार्यकारिणी में लेबर पार्टी की ओर से जो है विधि मंत्री चुने गए थे। ये जो है 1946 में पश्चिम बंगाल विधान परिषद से चुने गए। पश्चिम बंगाल विधान परिषद से चुने गए। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र के थे रहने वाले, लेकिन चुने गए थे 1946 में। ये पश्चिम बंगाल विधान परिषद से ये चुने गए थे। 1951 में इन्होंने भारत के स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे और प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। तो 1951 में इनका विवाद हो गया नेहरू जी के साथ हिंदू कोड बिल को लेकर। फिर इन्होंने विधि मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया और फिर इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया।
जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 1990 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न का उपाधि दिया और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद इन्हें 1990 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न का उपाधि दिया। ये काफी देर से किया गया। ये भी बहुत डिजर्विंग पर्सनालिटी थे, लेकिन एक ऐसी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो ये नहीं चाहती थी कि भीमराव अंबेडकर जो है उनकी मृत्यु के बाद महिमा मंडन किया जाए। और शायद यही बात था कि गांधी जी से इनका विरोध था। ये कहते थे गांधी जी से कि नहीं, पहले जो है ब्रिटिश सरकार तो जाएगा ही जाएगा, आप जो है हम लोगों का पहले भला कर दीजिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अगर चली गई तो हम लोगों का भला करने वाले ये सवर्ण नहीं है। ये बात सही है, अम्बेडकर का ये स्टैंड गांधी जी से ज्यादा प्रगतिशील है। लेकिन खैर ये सब चर्चा यहाँ पर बिंदु नहीं है, हम यहाँ पर नहीं करेंगे। और यही है आपका भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी। भीमराव अंबेडकर पर इससे ज्यादा कोई प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं आएगा। सारा जो है, जो भी क्वेश्चंस का जो भी डायमेंशंस बन सकता है, जो भी ये एंगल बन सकता है, उस पर मैंने सारा चर्चा आपको यहाँ पर कर दिया है। इस प्रकार से जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, जो निम्न जाति आंदोलन का जो टॉपिक है, वह समाप्त हो गया। और अब जो है हम जो सामाजिक सुधार अधिनियम पारित हुए हैं उस पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है? ब्रिटिश सरकार ने जो सामाजिक सुधार अधिनियम पारित किया उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलेजली। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलेजली। इन्होंने 1802 ईस्वी में शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम लाया। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम लाया और इस अधिनियम का लाने का एकमात्र उद्देश्य था कि शिशु वध को प्रतिबंधित करना। फिर जो है 1829 ईस्वी में अधिनियम 17 द्वारा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय का गवर्नर जनरल था, उसने जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। इसमें जो है राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। एक थे राधाकांत देव, जो धर्म सभा के संस्थापक थे। तो जब राजा राम मोहन राय के राजा राम मोहन राय के विश्वास पर लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को प्रतिबंधित कर रहे थे, तो राधाकांत देव ने लॉर्ड विलियम बेंटिक से कहा कि यह जो है हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सती प्रथा भारत का एक धार्मिक प्रथा है। तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक से कहा कि राधाकांत देव को कहिए कि किस प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ है। हमारे यह सती का उदाहरण है, सती प्रथा का उदाहरण नहीं है। सती हमारे यह पहली जो सती हुई वो शिव और सती की कहानी है, यह सही है, लेकिन सती प्रथा की कहानी नहीं है। उसका एक धार्मिक महत्व है। भारत में जो आप लोग ये अफवाह उड़ा देते हैं कि भारत में सती प्रथा धर्म सम्मत है, नहीं, धर्म में नहीं लिखा हुआ है। हमारे सती का उदाहरण है, उसका एक धार्मिक मान्यता है, वो अलग चीज है। सती प्रथा यहां नहीं है। फिर राधाकांत देव जो है चुप हुए, समझे। तो जो खाली सब टॉपिक है अलग चीज। फिर 1843 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो और अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। दास प्रथा को बंगाल में प्रतिबंधित करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया था। यह मैं कॉर्नवालिस पढ़ाते समय आपको बताया था। और पूर्णतः जो है भारत में दास प्रथा 1843 में अधिनियम 5 द्वारा गवर्नर जनरल एलनबरो ने दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद है 1856 में 56 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का काफी प्रयास था कि विधवा विवाह को भारत में जो है शुरू किया जाए। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है वायसराय थे। वायसराय ने कई समय तो गवर्नर जनरल ही थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल के प्रयास से विधवा विवाह को जो है मान्यता दे दिया गया
और इसके द्वारा जो बच्चे जन्म लेते थे उसको भी जो कानूनी माना गया। विधवा विवाह जो अधिनियम है, पुनर्विवाह अधिनियम जो है, वो डलहौजी के समय ही आया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय। फिर 1872 में एक एक्ट आया था, नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, इसको ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। यह जो अधिनियम लाया गया था, केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा मतलब दबाव था सरकार, ब्रिटिश सरकार पर। और उस समय गवर्नर वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने जो है नेटिव मैरिज एक्ट लाया था, ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है, और इसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता दिया गया था। अंतरजातीय विवाह को मान्यता दिया गया था, मतलब कि दो विभिन्न जाति के लोग शादी कर सकते हैं। और इसमें एक ही चीज ये भी था कि लड़का का उम्र 14 साल रखा गया था शादी के लिए, 12 साल लड़की का, नहीं सॉरी, लड़की का उम्र 14 साल और लड़का का उम्र 18 साल रखा गया था। तो केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का शादी जो 13 साल में ही कर दिया था। ये घटना मैं बता चुका हूं, यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। तो इसलिए जो है भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन भी हो गया था। तो यही आपका नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में। फिर जो है 1891 ईस्वी में 1891 में एक आया सहवास वय अधिनियम। सहवास वय अधिनियम। सहवास वय अधिनियम जो है एक पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी के प्रयास से सहवास वय अधिनियम लाया गया और इसमें लड़कियों के लिए शादी का उम्र रखा गया 12 साल। और इस समय जो गवर्नर जनरल वायसराय थे वो लॉर्ड लैंसडाउन थे। कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन थे। यह हो गया आपका सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में कुछ चर्चाएं। लेकिन दो और है। एक है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम आया था 1930 में। शारदा अधिनियम कब आया था? 1930 में। शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम में आया था हरविलास शारदा के प्रयास से। हरविलास शारदा के प्रयास से शारदा अधिनियम आया था। और इस समय गवर्नर वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़का का 18 साल रखा गया। और 1931 में ही लॉर्ड इरविन ने बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया। बाल विवाह, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 1931 में लॉर्ड इरविन ने लाया था। तो यही आपका जो ब्रिटिश सरकार ने जो समाज सुधार अधिनियम लाए उसके बारे में। ये ब्रिटिश सरकार के कुछ लोकोपकारी कार्य हैं, पब्लिक फ्रेंडली कार्य हैं, इसको हम कह सकते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने रियली जो है समाज सुधार किए हैं भारत में। लेकिन खैर भी कोई विदेशी सरकार से ज्यादा उम्मीद करना भोलेपन की बात होगी, है ना। इससे जो काम अपना सरकार करेगा वो विदेशी सरकार नहीं करेगा। लेकिन फिर भी विदेशी सरकार ने इतना तो काम किया ही। इसी के साथ जो है समाज सुधार अधिनियम आपका समाप्त हो जाता है। 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में मूलतः टॉपिक जो है, जो हिंदू धर्म सुधार आंदोलन हुआ, पारसी धर्म सुधार आंदोलन हुआ, सिख धर्म सुधार आंदोलन हुआ, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन हुआ, निम्न जाति आंदोलन हुआ, और फिर प्रमुख समाज में अधिनियम हुए, कानून हुए। ये सब मैं चर्चा कर लिया हूँ। और भी जो कुछ क्वेश्चंस के जो डायमेंशंस बनते हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अब फंडामेंटल्स आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो है क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से हम कुछ प्रश्नों का चर्चा करेंगे। अब ये चर्चा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।